भारत को एटमी कुव्वत हासिल हो गई है और वो रूस के साइंसदानों की मदद से मिसाइलों और टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे छोटे छोटे एटमी वॉरहेड भी लगा रहा है। जंग की सूरत में वो यही कहेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो इस डर से वाकई एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर उसने बम पाकिस्तान के किसी शहर पर गिराया तो पाकिस्तान भी उसके बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर एटम बम गिराने की सलाहियत रखता है। वो यही कहेगा कि हम रिवायती असलहे से जंग लड़ेंगे, लेकिन उसके मिसाइलों, टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे न्यूक्लियर वॉरहेड लगे होंगे। वो जब फटेंगे तो उनका दायरा असर एटम बम की तरह वसी नहीं होगा, न उसमें उतनी ज्यादा तापकारी खारिज होगी, लेकिन उससे इतनी जबरदस्त हरारत पैदा होगी कि टैंक पिघल जाएंगे और मोर्चे जमीन में धंस जाएंगे। इमरान ने कहा, अगर भारत ने जंग की सूरत में ऐसा किया तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बना रहेगा, वो भी न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करके ईंट का जवाब पत्थर से देगा। शाहजी ने कहा, लेकिन भारत पहल कर चुका होगा और जंग में जो पहल करता है वो बहुत से जंगी मफाद हासिल कर लेता है। खैर, ये तो ज़िमनी बातें थी। अब मैं असल मौजू पर आता हूँ। बात यह है कि आज शाम को मुझे पाकिस्तान के खुफिया जराए से एक पैगाम मौसूल हुआ है, वो तुम्हारे नाम है। इमरान और जिब्रान एकदम खामोश हो गए। शाहजी बोले, तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है कि भारत की जंगी कुव्वत और उसके पाकिस्तान के खिलाफ जमा किए गए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के असलहे की पूरी रिपोर्ट मुहैया करूं। इस मुहिम में जिस कदर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं करूंगा। जिब्रान बोला, लेकिन ये तो इंतहाई टॉप सीक्रेट दस्तावेजात होंगी। शाहजी बोले, जरूर होंगी। ये टॉप सीक्रेट दस्तावेजात की नकल या उसमें दर्ज भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी कुव्वत के मुंदरजात मालूम करने होंगे। ये काम तुम दिल्ली जाकर हाजी साहब के ताउन से ही सरअंजाम दे सकोगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप दिल्ली में हाजी साहब को आगाह कर दें, नहीं तो मैं खुद वहाँ पहुँचकर उन्हें इस मिशन के बारे में बता दूंगा। शाहजी ने कहा, तुम क्या समझते हो हम यूं ही गाफिल होकर यहाँ बैठे हुए हैं? बरखुरदार हम दुश्मन के मोर्चों के ऐन सामने बैठे हैं। हमें दुश्मन की एक एक नकलो हरकत की हर लम्हा खबर रखनी पड़ती है। पाकिस्तान से जिस जराए से हमें ये खुफिया पैगाम मिला है, उन्हीं जराए ने दिल्ली में हाजी साहब को भी इत्तला दे दी है। उन्हें यह भी बता दिया गया है कि इस सिलसिले में कमांडो इमरान आपसे राब्ता करेगा। चुनाचे तुम्हें पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब को रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ इस बात की वजाहत मैं जरूरी समझता हूँ कि दिल्ली में हम अपने जिस आदमी को हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं, उनका ये नाम बिल्कुल फर्जी है और दिल्ली में उनके होटल का नाम भी नगीना होटल नहीं है। हमारे असल आदमी का नाम भी कुछ और है और वो दिल्ली में किसी दूसरी जगह पर रह रहा है, जिसको हम जाहिर नहीं कर सकते। सिर्फ हुब्बुल वतनी की ये दास्तान हुर्रियत बयान करने और पाकिस्तान की नई नस्ल को भारत के पाकिस्तान दुश्मन नापाक अजाइम से रूशनास करवाने और मौत के मुंह में बैठकर अपने जांबाज कमांडो वतन के इस्तेहकाम और वक़ार की खातिर जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए अपने तमाम आदमियों के नाम और मकाम फर्जी लिखे जा रहे हैं। नाम मकाम जरूर फर्जी हैं, लेकिन जुर्रत और बहादुरी की ये दास्तान सच्ची है। जिब्रान बोला, मैं भी इमरान के साथ इस जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ। शाहजी ने कहा, ऊपर से सिर्फ कमांडो इमरान का नाम दिया गया है। जब तुम्हारी बारी आएगी उस वक्त तुम्हें भी जिहाद में शरीक होने का मौका मिल जाएगा। इस दौरान तुम मेरे पास ही रहोगे। शाहजी की नजर कोने में रखे प्लास्टिक के बड़े लिफाफे पर पड़ गई, जिसमें इमरान ने भारतीय फौजी वर्दियां ठूस रखी थी। शाहजी ने पूछा, इस थैले में क्या है? जब जिब्रान ने बताया कि ये कर्नल और भारतीय कप्तान की फौजी वर्दियां हैं, तो शाहजी ने दोनों को डांटते हुए कहा, ये क्या हिमाकत की तुम लोगों ने? इतना बड़ा सबूत तुमने अपने पास रखा हुआ है, इसको दलदल में क्यों नहीं दबाया? इमरान ने कहा, मैं कोई वजाहत नहीं करूंगा, बस गलती हो गई है, मैं आपके जाने के बाद इसे दलदल में दबाऊंगा। शाहजी ने कहा, याद रखो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आइंदा तुम लोगों से ऐसे गलती हुई तो फिर गलती हमें माफ नहीं करेगी। लाओ ये थैला मुझे दे दो, मैं खुद इसे जाया कर दूंगा। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं। शाहजी ने भारतीय फौजी वर्दियों वाला प्लास्टिक का बड़ा लिफाफा अपने पास रख लिया और बोले, मैं जाता हूँ, कल रात को किसी वक्त आऊंगा और तुम्हारे नए मिशन के बारे में कुछ जरूरी हिदायत दूंगा। शाहजी थैला उठाकर कमरे से निकल गए। इमरान और जिब्रान अंदर बैठे रहे। बाहर जीप स्टार्ट होने की आवाज आई, फिर ये आवाज दूर होते होते रात की खामोशी में गुम हो गई। दूसरी रात वो आए तो उनके पास इमरान के लिए दिल्ली तक का रेलवे टिकट था। उन्होंने टिकट के साथ इमरान को कुछ रुपए भी दिए जो ज़्यादा राह के लिए थे। इमरान के लिए नई पतलून, कमीज और गर्म जैकेट भी थी। कहने लगे, दिल्ली में सर्दी होगी, ये तुम्हारे वाली जैकेट वहाँ नहीं चलेगी। तुम यहाँ से सीधा बहावनगर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाना। तुम्हें सुबह मुंह अंधेरे की ट्रेन पकड़नी होगी। 6 बजे सुबह तक तुम्हें रेलवे स्टेशन पहुँच जाना होगा।
अपने पास पिस्तौल और कमांडो चाकू रखने की जरूरत नहीं। दिल्ली में अगर जरूरत पड़ी तो हाजी साहब तुम्हें सब कुछ मुहैया कर देंगे। जिब्रान तब तक मेरे पास ही रहेगा। जिब्रान कहने लगा, मैं भी इस कमांडो मिशन में शामिल होना चाहता था, मगर ऊपर से मेरे लिए ऑर्डर नहीं आए। शायद इसलिए कि मैं इमरान से जूनियर हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। इमरान बोला, हो सकता है ऐसी ही बात हो, लेकिन हमें ऊपर का हुक्म तस्लीम करना होगा। खुदा ने चाहा तो तुम्हारे लिए और बहुत से मौके आ जाएंगे। शाहजी ने इमरान को हिदायत देते हुए कहा, असलहे का जहाज तबाह होने के बाद सारे इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तुम्हें होशियार रहकर और आंखें खुली रखकर ये सफर तय करना होगा। बाकी तुम खुद जानते हो कि उन हालात में तुम्हें क्या क्या एहतियात करनी होगी। तुम्हारे दिल्ली पहुंचने की मुझे अपने खुफिया जराए से इत्तला मिल जाएगी। बाकी अगर कोई जरूरी बात हुई तो हाजी साहब खुद तुम्हें बता देंगे। शाहजी रात के अंधेरे में खामोशी से वापस चले गए। इमरान और जिब्रान कुछ देर आपस में बातें करते रहे, फिर वो सो गया। उसने अपने दिल में कहा कि मुझे ठीक 5 बजे जगा देना, और जब उसकी आंख खुली और उसने टाइम देखा तो ठीक 5 बज रहे थे। ये बात इमरान ने हमेशा नोट की थी कि जब भी रात को उसने अपने दिल में कहा कि भाई मुझे इतने बजे जगा देना, तो ठीक उतने ही बजे उसकी आंख खुल जाती थी। शायद ये उसकी छठी हिस्स का करिश्मा था। उसने जिब्रान को भी जगा दिया। जल्दी जल्दी शेव बनाई, मुंह हाथ धोया और खामोशी से बाहर निकल गया। पॉप हट रही थी। आसमान पर दिन का उजाला फैल रहा था। एक जगह पर उसे खाली रिक्शा मिल गया और वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट उसके पास था। वो सीधा उस प्लेटफॉर्म पर आ गया जहां से अहमदाबाद वाली गाड़ी रवाना होने वाली थी। गाड़ी आध घंटे के बाद आकर लगी। पहले ही से वो मुसाफिरों से भरी हुई थी। इमरान भी एक डिब्बे में घुसकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। अहमदाबाद पहुंचकर वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई। काफी रात गए, ट्रेन दिल्ली पहुंची। स्टेशन से जामे मस्जिद के चौक में हाजी साहब के होटल में जाने की बजाय वो सीधा रिक्शा पकड़कर हाजी साहब के प्लॉट वाले कमरे में आ गया। चौकीदार को जगाकर दरवाजा खुलवाया, चाबी लेकर अपने पास रख ली और सो गया। दूसरे रोज उसने चौकीदार ही के जरिए हाजी साहब को अपनी आमद की इत्तला पहुंचा दी। हाजी साहब दोपहर के वक्त पहुंच गए। कहने लगे, खलीज कांबे वाले भारतीय असलहे वाले जहाज की तबाही की खबर हमें मिल गई थी। अखबारों ने उसे मुख्तसर करके छापा था क्योंकि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस की बेइज्जती का पहलू निकलता था। लेकिन असल बात कभी नहीं छुपती। यहाँ हर शख्स की जबान पर यही था कि पाकिस्तान ने हमारे असलहा गोला बारूद से भरे हुए जहाज को तबाह कर दिया है और जहाज में आग 2 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी। लेकिन अब तुमको जो मिशन सौंपा गया है वो इससे ज्यादा अहम, पेचीदा और मुश्किल है। इमरान ने कहा, मुझे इस मिशन की अहमियत का भी एहसास है। हाजी साहब कहने लगे, भारत का रूस के साथ खुफिया गठजोड़ हो चुका है। रूस शुरू ही से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और रूस बेदीन मुल्क है। भारत के साथ रूस के ताल्लुकात इस राब्ते से अच्छे रहे हैं कि भारत भी बेदीन बुत परस्तों का मुल्क है और इस्लाम का दुश्मन भी। रूस ने 1948 से ही भारत की फौजी मदद शुरू कर दी थी और उसे बेपनाह असलहा देता रहा था और अब भी दे रहा है। बल्कि भारत ने एटमी सलाहियत भी रूस ही की मदद से हासिल की है और उसी के ताउन से एटम बम तैयार किया है। एटमी वॉरहेड वाले अग्नि मिसाइल भी उसी की मदद से तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से भी उसे चीन का हवा दिखाकर बेपनाह असलहा बटोरा है और अपने गोला बारूद के जखीरे, असलहे और हर किस्म के मोहलक हथियारों से भर लिए हैं। 1965 की जंग में एक तरह से भारत को पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। ये भारत की जंगी हाई कमान को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था और गैर मुल्की अखबारों ने भी यही लिखा था कि भारत इतनी बड़ी फौजी ताकत होने और 3 डिवीजन फौज से लाहौर पर हमला करने के बावजूद लाहौर की एक सड़क पर भी कब्जा नहीं कर सका, बल्कि उल्टा उसे खेमकरन पाकिस्तान को देना पड़ा था। एटमी ताकत बनने के बाद भारत की जंगी हिकमत अमली बिल्कुल तब्दील हो गई है। उसने रूस की मदद से ऐसे मिसाइल बना लिए हैं कि जिनके आगे न्यूक्लियर वॉरहेड लगे हुए हैं। हमें खुफिया जराए से मालूम हुआ है कि भारत 6 एटम बम तैयार कर चुका है और रूस की मदद से अब उसके साइंसदान हाइड्रोजन बम पर काम कर रहे हैं। ये सारी तैयारी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। भारत चाहता है कि इस दफा अपनी पूरी ताकत और जंगी साजो सामान की बर्तरी और लाखों की नफरी के साथ पाकिस्तान पर भरपूर हमला करके एक ही हल्ले में उस पर कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास भारत की जंगी तैयारियों की एक मिनट की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन हमारे जरिए पाकिस्तान को भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी जंगी ताकत और एटमी असलहे की मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए, जो हमें हासिल करके पहुंचानी होगी। ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम दुश्मन यानी भारत के पेट के अंदर बैठे हैं। इमरान ने कहा, मुझे शाहजी ने भी यही बताया था, लेकिन उस दस्तावेज की हुसूल की क्या सूरत हो सकती है? हाजी साहब कहने लगे, हमारे आदमी जमील मेहदी ने मुझे बताया है कि ये दस्तावेजात और जंगी ताकत
असलहे की तादाद और एटमी हथियारों की असल तादाद वाली फहरिस्त सिर्फ नई दिल्ली के वॉर ऑफिस यानी महकमा जंग के पास ही है। उस महकमे के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर दिफा और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के सिवा और किसी को उसकी सही मालूमात नहीं है, और ये भी किसी को मालूम नहीं कि ये दस्तावेजात हुकूमत ने किस जगह पर रखे हुए हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा राज है जो किसी हद तक महकमा दिफा की जानिब से भारत के वजीर आजम से भी पोशीदा रखा गया है, क्योंकि वजीर आजम बदलते रहते हैं। इमरान कहने लगा, तो फिर हम इन जंगी दस्तावेजात तक कैसे पहुंच सकते हैं, और हमारी हुकूमत को भारत की खुफिया जंगी तैयारियों की शिद्दत और नौयत का कैसे पता चलेगा। हाजी साहब बोले, इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है भाई, आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को भारत की जंगी तैयारियों और उसके मोहलक हथियारों और जंगी साजो सामान की मुकम्मल रिपोर्ट मुहैया करेंगे ताकि दुश्मन बेखबरी में कोई वार न कर सके। इमरान ने पूछा, क्या आपके हल्का असर में कोई ऐसा आदमी है जिनकी पहुंच भारत के महकमा दिफा तक हो। हाजी साहब बोले, हमारे हल्का असर में हर किस्म के लोग हैं और ये सब के सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान और इस्लाम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं, और उनमें चंद एक ऐसे भी हैं जिनकी पहुंच भारत के इंतहाई खुफिया महकमों तक है। इन्हीं जराए में से किसी को काम में लाया जाएगा। फिलहाल मुझे 2-1 दिन की मोहलत दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक और जरूरी बात तुमसे करनी है, पिछली दफा भी तुम इसी जगह आकर ठहरे थे, मैं चाहता हूं कि तुम इस दफा जगह तब्दील कर लो। इमरान ने कहा, आप जहां कहते हैं मैं चला जाता हूं। हाजी साहब बोले, मैं तुम्हारे लिए एक महफूज जगह का सोच कर आया हूं। चांदनी चौक में अपना एक आदमी राम प्रसाद के नाम से एक होटल चलाता है। वो 15 साल पहले बम्बई से दिल्ली आया था। यहाँ उसने एक दरमियानी दर्जे का होटल खरीदा और उसे अब तक चला रहा है। वो मुसलमान है और 15 साल पहले राजस्थान की सरहद अबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। बम्बई में वो राम प्रसाद के नाम से कांग्रेस के एक दफ्तर में बतौर क्लर्क मुलाजिम हो गया। यहाँ 2 साल तक काम करता रहा और कांग्रेसी हुकूमत के अहम राज वतन भेजता रहा। फिर ऊपर के हुक्म से वो दिल्ली चला आया और जहाँ चांदनी चौक में होटल चलाने लगा। वो 15 बरस से ये होटल चला रहा है। उसने अपने आप को कट्टर कांग्रेसी और मुतासिब हिंदू और पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन मशहूर कर रखा है। मैंने अपने खुफिया जराए से उससे तुम्हारी बाबत बात कर ली है। तुम उसके पास चले जाओ और उसके होटल में ठहरो। वाज़ेह रहे कि अपने जिस आदमी का नाम मैंने बकौल हाजी साहब के राम प्रसाद लिखा है और उसके होटल का महल वकू चांदनी चौक बताया है, ये नाम और जगह सब फर्जी है। अपना ये आदमी ना तो चांदनी चौक में रहता है और ना उसका हिंदू नाम राम प्रसाद है। ये सब मैंने अपनी तरफ से फर्जी नाम रखे हैं। हकीकत यह है कि ये आदमी दिल्ली में ही है मगर किसी दूसरी जगह पर। इस तरह के इंटेलिजेंस के आदमी दोनों मुल्कों में बैठकर अपने अपने मुल्क की जासूसी करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये हर मुल्क अपने हमसाए और खास तौर पर अपने दुश्मन मुल्क के साथ करता है। मैंने अपने आदमी का नाम और उसकी रिहाइश का इलाका इसलिए नहीं बताया कि ये कहानी भारत में भी सुनी जाएगी और भारत की इंटेलिजेंस उस आदमी को गिरफ्तार भी कर सकती है। फर्जी नाम और फर्जी महल वकू बताने से अपना आदमी पुलिस की जद से महफूज हो जाएगा। पुलिस और भारत की इंटेलिजेंस लाख तलाश करती फिरे, वो अपने आदमी की गर्दन तक नहीं पहुंच सकेगी। चुनाचे उसी रोज शाम को इमरान राम प्रसाद के होटल में पहुंच गया। उसे उसकी आमद की खबर हाजी साहब ने कर दी थी और उसकी एक फोटो भी उसके पास पहुंचा दी गई थी। राम प्रसाद को जाकर इमरान ने प्रणाम किया तो उसने इमरान को घूर कर देखा और उसे पहचान गया। उस वक्त उसके पास एक सिख और एक हिंदू लाला बैठा हुआ था जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। तिलक राम प्रसाद ने भी माथे पर लगा रखा था और उसका लिबास खद्दर का था। जब उसने इमरान को पहचान लिया कि यही वो आदमी है जिसे हाजी साहब ने भेजा है तो वो बड़े तबाक से मिला। कहने लगा, तुम्हारा नाम मोहनदास है ना? इमरान बोला, जी हाँ महाराज। ये बात इमरान को हाजी साहब ने भी बता दी थी कि तुम वहाँ हिंदू बनकर जाओगे और राम प्रसाद ने भी इमरान का हिंदुआना नाम बोलकर उसे खबरदार कर दिया था कि यहाँ हिंदू बनकर ही रहना होगा। राम प्रसाद बोला, तुम्हें अमृतसर के लाला जुगल प्रसाद ने भेजा है। इमरान बोला, जी हाँ महाराज, लाला जी मेरे चचा जी होते हैं। राम प्रसाद कहने लगा, हिसाब किताब लिख लेते हो? इमरान ने कहा, जी मैं 10 जमाते पास हूँ। राम प्रसाद बोला, ये अच्छी बात है। यहाँ होटल में ज्यादा काम नहीं है, काउंटर पर बैठकर बिल बनाने होंगे और रात को बिक्री का हिसाब खाते में दर्ज करना होगा। इमरान ने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। राम प्रसाद बोला, तो ठीक है, अभी से बैठ जाओ और काम शुरू करो। इमरान काउंटर के पीछे राम प्रसाद के पास ही बैठ गया और उसे बिल बनाते देखने लगा। अपना आदमी जिसने अपना हिंदुआना नाम दिल्ली में राम प्रसाद रखा हुआ था अपने करीब बैठे हुए सिख और हिंदू पर जाहिर करना चाहता था कि इमरान अमृतसर से आया है और उसने उसे आजमाइशी मुद्दत के लिए अपने होटल में मुलाजिम रख लिया है।
राम प्रसाद को मालूम था कि जिस हिंदू लाले ने तिलक लगा रखा था और जिसका नाम भी तिलक चंद ही था, उसका ताल्लुक दिल्ली की CID से था। मेरे बारे में राम प्रसाद को बखूबी इल्म था कि इमरान पाकिस्तानी कमांडो है और एक निहायत अहम मिशन पर दिल्ली आया है और कुछ अरसा उसके होटल में ही कयाम करेगा। चुनाचे राम प्रसाद खास तौर पर CID वाले हिंदू का जहन साफ करना चाहता था कि इमरान के बारे में उसको कोई शक व शुबा न पड़े। वो CID वाले हिंदू से कह रहा था, ये लड़का मेरे बड़े प्यारे और देशभक्त दोस्त लाला जुगल प्रसाद का भतीजा है। इसके पिता स्वर्गवास हो गए हैं। लाला जी ने मुझे खत लिख कर कहा था कि मैं इस लड़के मोहनदास को अपने पास रख कर होटल का काम वगैरह सिखा दूं, वरना अमृतसर में ये आवारा न हो जाए। CID वाले हिंदू को राम प्रसाद मेहरा जी कहकर बुलाता था। CID वाले मेहरा ने कहा, पिता का साया उठ जाए तो संतान बिगड़ जाती है, तुम इसे अपने पास रखोगे तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। राम प्रसाद बोला, मेहरा जी, मैं तो यही चाहता हूं कि हिंदू जाति के नौजवान तरक्की करें और देशभक्त बने, अपने देश भारत से मोहब्बत करें और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। इमरान खाते में बिल की रकम दर्ज करते हुए अपने आदमी राम प्रसाद के बारे में सोचने लगा कि ये शख्स वाकई कितना होशियार और जीरक है। पाकिस्तान को दुश्मन के मुल्क में काम करने के लिए ऐसे ही चालाक और होशियार लोगों की जरूरत है। बेहतर है कि हम अपने मुसलमान पाकिस्तानी जासूस का कोई फर्जी इस्लामी नाम रख लेते हैं। राम प्रसाद तो उसने वहाँ अपना हिंदुआना नाम रखा हुआ था, उसका इस्लामी नाम या लक़ब हम गुल खान रख लेते हैं। चुनाचे अब हम राम प्रसाद को गुल खान कहेंगे। गुल खान उर्फ राम प्रसाद को होटल का एक मुलाजिम चाय की प्याली देने आया तो उसने मुलाजिम से कहा, मेरा भतीजा मोहनदास अमृतसर से आया है, इसे ऊपर 15 नंबर वाला कमरा खोल दो। फिर इमरान से मुखातिब हुआ, मोहनदास, इसके साथ ऊपर जाओ और अपना कमरा देख लो। दिन के वक्त तुम काउंटर पर काम करोगे और रात के वक्त अपने कमरे में रहोगे। इमरान बोला, ठीक है लाला जी, और वो होटल के मुलाजिम के साथ ऊपर चला गया। गुल खान यानी राम प्रसाद ने इमरान को दूसरी मंजिल का कोने वाला छोटा सा कमरा दिया था, जिसमें एक चारपाई बिछी थी और 2 कुर्सियां और एक छोटी तपाई पड़ी थी। कार्निस पर गांधी जी की तस्वीर थी। इमरान के पास कोई सामान वगैरह तो था नहीं, सिर्फ एक थैला था जिसमें उसके कपड़े और बाज जरूरी चीजें थी। रात के 10 बजे तक इमरान होटल के काउंटर पर बैठा काम करता रहा। उसके बाद गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने उससे कहा, मोहनदास, खाना खाकर ऊपर जाकर सो जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है। इमरान ने होटल के छोटे से हॉल कमरे में ही बैठकर खाना खाया। जब वो ऊपर जाने लगा तो राम प्रसाद यानी गुल खान उसके करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से बोला, मैं 12 बजे रात को आऊंगा। इमरान अपने कमरे में आ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाजा खोला। गुल खान उर्फ राम प्रसाद जल्दी से अंदर आ गया। दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दो। इमरान ने ऐसा ही किया। गुल खान यानी राम प्रसाद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, जो दस्तावेजात पाकिस्तान को अशद जरूरी चाहिए उनका ताल्लुक भारत के महकमा जंग से है। ये तो शाहजी भी जानते हैं कि इस किस्म के टॉप सीक्रेट कागजात का इल्म या तो प्रधानमंत्री को होता है या वजीर दिफा या सेक्रेटरी दिफा को मालूम होता है। इन दस्तावेजात को बड़ी हिफाजत और राजदारी से रखा जाता है क्योंकि इनमें मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी जंगी कुव्वत और जंगी साजो सामान का जिक्र होता है। फिर भी मैं अपने जराये को बरुए कार लाते हुए ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि क्या इन दस्तावेजात की कोई फोटोकॉपी बनवाई जा सकती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए और शायद शाहजी ने भी तुम्हें बताया होगा कि मैं यहाँ पक्का देशभक्त और कट्टर हिंदू और पाकिस्तान का दुश्मन बनकर रह रहा हूँ। कांग्रेस के अलावा मैंने भारत की पाकिस्तान दुश्मन और मुतासिब हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी से भी अपने आप को जोड़ रखा है। मेरे पास एक सिख सरदार जी और एक हिंदू बैठा था जिसको मैं मेहरा साहब कहकर बुला रहा था। ये मेहरा बड़ा जहरीला हिंदू है और दिन में पाकिस्तान के मुसलमानों को 4-5 गालियां न दे तो उसे चैन ही नहीं आता। मैं तुम्हारे जिक्र से उसके दिमाग में ये बात डालना चाहता था कि ये लड़का मशकूक नहीं है और उसे तुम्हारे पीछे लगने की जरूरत नहीं। तुम भी अपने रवैये से यही जाहिर करना कि तुम कट्टर और मुतासिब हिंदू हो और पाकिस्तान के और मुसलमानों के दुश्मन हो और भारत में राम राज के हामी हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बार फिर भारत माता के साथ मिलाने का ख्वाब देख रहे हो। इमरान बड़े गौर से गुल खान उर्फ राम प्रसाद की बातें सुन रहा था। कहने लगा, मैं आपकी एक एक हिदायत पर अमल करूंगा, लेकिन भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज की जंगी कुव्वत और फौजी साजो सामान के बारे में दस्तावेजात की फोटोकॉपी की हमें अशद जरूरत है। गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने कहा, मैं उन दस्तावेजात की फोटोकॉपी हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की हफ्तावार समागम यानी इजलास में जरूर शिरकत करता हूं। जनता पार्टी के मेंबर और लीडर वहां पाकिस्तान को खत्म करने के मंसूबे बनाते हैं और पार्टी का जो सदर एडवानी है वो तो पाकिस्तान और इस्लाम का जानी दुश्मन है। तुम्हें शायद मालूम न हो,
बाबरी मस्जिद उस शख्स ने अपनी निगरानी में मस्मार करवाई थी और अब भी वो हिंदुओं को ये कहकर इंतखाब लड़ रहे हैं कि हुकूमत हमारे पास आ गई तो हम 6 माह के अंदर अंदर हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों को मंदिर बना डालेंगे और 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश को खत्म करके उन्हें दोबारा भारत में शामिल कर देंगे। उस मीटिंग में मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करता हूं, लेकिन ऊपर ऊपर से पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। ये मेरी मजबूरी है। इस हफ्तावार खुफिया इजलास में जनता पार्टी की एडवाइजरी काउंसिल के सभी मुतासिब हिंदू मेंबर शरीक होते हैं। मुझे पार्टी के सदर एडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एजाजी मेंबर बना दिया है, क्योंकि मैं पार्टी को हर साल भारी रकम चंदे के तौर पर देता हूं। उस इजलास में एक दुबला पतला आदमी हर हफ्ते शरीक होता है और एडवाणी और वाजपेयी उसके साथ बड़ी राज़ो न्याज़ की बातें करते हैं। मुझे पार्टी के एक मेंबर ने बताया था कि ये दुबला पतला आदमी, जिसको वाजपेयी और एडवाणी गुप्ता जी कहकर बुलाते हैं, उसका ताल्लुक महकमा दिफा से या किसी दूसरे इंतहाई हसास इदारे से है। मैं उससे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये शख्स गुप्ता जी हमारा मसला हल कर सकता है। खैर, अब तुम सो जाओ। सुबह 10 बजे काउंटर पर आकर काउंटर पर बैठ जाना और कल से माथे पर राम नाम का तिलक जरूर लगाना और काउंटर पर जहां लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखी है वहां लुबान जरूर लगा देना। दूसरी जरूरी बात यह है कि कुछ दिनों के लिए तुम होटल में ही रहोगे, किसी दूसरी जगह नहीं जाओगे। सैर सपाटा करने से भी गुरेज करो। अगरचे मैंने तुम्हारे बारे में CID वाले मेहरा जी का जहन काफी साफ कर दिया है, लेकिन वो कुछ दिन तुम्हारी निगरानी जरूर करेगा, इसलिए उसे किसी किस्म का कोई ऐसा मौका न देना कि वो तुम पर शक करने लगे कि तुम पाकिस्तान के जासूस हो। इमरान ने कहा, मैं अपने काम से गरज रखूंगा और होटल में ही ज्यादा वक्त गुजारूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।